हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके एडुकेयर में। हम लोगों ने इससे आगे मुंडा शासन व्यवस्था और सुतिया नागखंड के बारे में वीडियो अपलोड किया है। आप लोग उसको जरूर देख लें ताकि ये लेसन समझने में और आसानी होगा। मुंडा शासन व्यवस्था में हम लोगों ने पढ़ा था और सुतिया नागखंड में भी पढ़ा था कि किस तरह मुंडा लोग आए, राज किए। तो उन्हीं का जो अंतिम मुंडा राजा थे, नाम था उनका मदरा मुंडा। वो एक दिन कहीं जा रहे थे तो एक सरोवर के साइड में उनको एक नवजात शिशु मिला जो कि एक फनधारी नाग के द्वारा, मतलब उस नवजात शिशु का रक्षा कर रहा था वो नाग। तो उन्होंने उस बच्चे को ले लिया और उनका लालन पालन किए। वही बच्चा आगे जाके फनी मुकुट राय के नाम से विख्यात हुआ और मदरा मुंडा ने अपने जो शासन व्यवस्था था उन्हीं को सौंप दिया और वे नागवंशी शासन व्यवस्था का स्थापना की। तो यही नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। माना जाता है फनी मुकुट राय जिनका जन्म जो है 64 ईस्वी में प्रथम शताब्दी में हुआ था और इनको आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है क्योंकि यही नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना की और इनको आदि नागवंशियों के आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका शासनकाल जो था ये 83 ईस्वी से 177 ईस्वी तक माना जाता है। नागवंशियों ईसाई युग के शुरुआत के बाद से छोटा नागपुर के शासक थे, समझ रहे हैं। और तथा 1951 ईस्वी तक जब तक की जमींदारी प्रथा खत्म नहीं हो गया तब तक शासन किए, अर्थात लगभग 2000 साल तक शासन किए। और इसी कारण छोटानागपुर के नागवंशी शासक जो है इतिहास के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले वंशों में से एक है, जो कि बहुत ही प्रमुख है। बहुत सारे विश्व में है, उसमें से नागवंशी शासन जो था वो इतना दिन तक शासन किए थे। इन्होंने बड़ा शासन व्यवस्था का समाप्त नहीं किया, ना ही कोई परिवर्तन किया, बल्कि उनका विस्तार किया। ये नहीं कि ये चेंज कर दिया वो चेंज कर दिया, ऐसा नहीं, सिर्फ उसका विस्तार किया। जैसे आगे हम लोग देखते हैं कि जो कर व्यवस्था था, भू व्यवस्था था, शासन व्यवस्था था, सब उसी प्रकार चलता था, सिर्फ उनका और अच्छा से विस्तार किया और चलाते रहे। तो चलिए देखते हैं और आगे। ये शासन व्यवस्था जो था अत्यंत ही सरल व्यवस्था था, ठीक है। इसका प्रमुख जो होता था वो होता था राजा, जबकि गांव का प्रमुख को महतो कहा जाता था, ठीक है। और राजा का जो खेती बाड़ी करता और अनाज को जमा करके रखता था उसको भंडारी कहते थे। इसके अलावा जमीन ओहदार, तोपची, साहनी आदि इनके शासन व्यवस्था के प्रमुख अंग थे। लगभग 1500 ईस्वी तक इस शासन व्यवस्था में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर पाया। यदि कोशिश भी किया तो उनको हार का सामना करना पड़ा। इसका एक दो कारण यह था कि नागवंशी शासक जो थे बहुत शक्तिशाली थे, मजबूत थे और इस क्षेत्र में प्राय जंगल झाड़ था, तो उतना आसान नहीं था कि कोई भी आ जाए और इस पर अटैक कर दे। परंतु जब अकबर यहाँ का शासक बनता है, मतलब भारत का मुगल सम्राट बनता है, तब उसका ध्यान जो है इधर जाता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप। जब से झारखंड में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप होने लगा, उसमें सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि 1585 ईस्वी में अकबर के द्वारा जो है इस क्षेत्र पर सबसे पहले ध्यान आकृष्ट हुआ। उस समय झारखंड को, मतलब मुगल काल में झारखंड को कुकरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अकबर का इधर ध्यान जाने का सबसे प्रमुख कारण था कि शंख नदी जो है वहां पर हीरा की प्राप्ति होता था। और इसके आगे भी चाणक्य जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं उन्होंने भी अब बताया है कि शंख नदी के आसपास के क्षेत्र में या शंख नदी में जो है वो उस समय हीरा की प्राप्ति होता है। तो अकबर का ध्यान इधर जाने का सबसे मुख्य कारण यही था कि हीरा का जो प्राप्त होता है शंख नदी, उस पर अपना आधिपत्य जमाना। तो इस कार्य के लिए उन्होंने जो है शहबाज खां को 1585 ईस्वी में शहबाज खां को
झारखंड की को विजय प्राप्त करने के लिए भेजता है। और इस समय छोटानागपुर का मतलब झारखंड का शासक जो था राजा मधुकरण था। इनको राजा मधुकरण सिंह या मधुकरण शाह के नाम से, मधु सिंह या मधुकरण शाह के नाम से भी जाना जाता है। ये नागवंशियों के 42वें शासक थे उस समय। तो मुगलों को अब जो है शहबाज खां जो है इधर प्रवेश कर जाते हैं बहुत सारा विशाल सेना लेकर, और इधर मधुकरण शाह भी रहते हैं। दोनों के बीच कुछ दिन तक युद्ध होता है, परंतु मधुकरण सिंह शाह को लगता है कि इन लोगों से हम लोग जीत नहीं पाएंगे, तो उनके शर्त को मान लेते हैं। और शर्त यह रहता है कि कुछ कर देना होगा। तो इनको जो मुगलों को जो कर दिया जाता था उसको नजराना कहा जाता था। ठीक है, इसको और एक नाम से हम लोग जानते हैं पेशकश। ये नियमित कर नहीं था, अर्थात कि ये 1 महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में कभी भी दिया जाता था जब मुगल लोग यहाँ से गुजरते थे, आते थे या इसका मांग करते थे। परंतु धीरे धीरे ये एक नियमित स्वरूप धारण कर लिया जिसको मालगुजारी कहा गया। ठीक है, तो ये इसी तरह चलता रहा, परंतु इसके बाद के जो राजा आएंगे वो इसका ऑब्जेक्शन करेंगे और फिर आगे देखते हैं कि विस्तार से क्या होता है। चलिए, राजा मधुकरण शाह के बाद राजा दुर्जन शाह जब शासक बने तब उन्होंने जो है मुगलों को जो कर दिया जाता था उसके लिए मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, और मना कर दिए नहीं देंगे। और उस समय जो उधर मुगल सम्राट थे वो जहांगीर थे। उस समय ईस्वी चल रहा था 1616 ईस्वी। ठीक है, और राजा दुर्जन शाह जो है इनको हीरो का परखी कहा जाता था, मतलब कोई भी हीरा देख के ये तुरंत बता देते थे कि कौन असली है कौन नकली है। तो जहांगीर का भी ध्यान इधर हीरे की तरफ, मतलब हीरा का क्षेत्र होने के कारण आकृष्ट था, क्योंकि अकबर ने भले ही इधर आधिपत्य अपना जमा लिया था, परंतु उनका पूरा जो है हीरो जो उत्पादन होता था उस पर नियंत्रण नहीं हो पाया था। तो इस पर विशेष ध्यान जहांगीर का था, और ऊपर से इन्होंने कर देने से भी मना कर दिया। अब क्या किया जहांगीर ने, उनका एक सेनापति था जिनका नाम था इब्राहिम खां। ये उस समय जो है बिहार का सूबेदार था। ठीक है, उनको दुर्जन शाह को अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा गया, परंतु दुर्जन शाह ने मना कर दिया। वो आए तो पर भी कि हम नहीं देंगे टैक्स। अब जो है दुर्जन शाह को कैद कर लिया गया और ग्वालियर के किले में उसको बंदी बना के 12 वर्ष रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है, पूछ भी सकता है। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है, इनको तो 12 वर्ष के लिए कैद में रखा गया। एक दिन जहांगीर के पास 2 हीरा लाया जाता है उनके दरबार में। तो जहांगीर को शक होता है कि इसमें एक असली है एक नकली है। उनके दरबार में जितने भी आदमी थे कोई भी इनकी सही परख नहीं कर पाता, और जहांगीर जानता है कि दुर्जन शाह जो है वो उनको हीरे का सही परख है, तो उनको बुलाया जाता है और पहचानने के लिए बोला जाता है। दुर्जन शाह एक बार में देख के बोल देते हैं कि ये असली है ये नकली है। अब इसको सत्य ठहराने के लिए जो है क्या किया जाता है कि 2 भेड़ के माथा में उसको बांध दिया जाता है, उनको युद्ध कराया जाता है। उसमें जो नकली रहता है वो टूट जाता है। तो इससे जहांगीर थोड़ा खुश हो जाता है और उनको मुक्त करने का ऐलान करता है। परंतु वैसे ही नहीं, इनके लिए वो 6000 रुपया जो है कर भी उनको देना पड़ेगा। तथा जो लिख दिए हैं, हीरे की सही परख से प्रसन्न होकर तथा सालाना 6000 रुपया कर देने की सहमति के आधार पर राजा दुर्जन शाह को कैद से मुक्त किया गया। ये 6000 था, ये आगे जाके और कर इसको बढ़ाता जाएगा। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले 6000 रुपया सालाना कर फिक्स किया गया था, परंतु ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया और 1 लाख फिर 1,61,000 हो गया। ठीक है, नागवंशी राजाओं पर कर का बोझ बढ़ता चला गया, परंतु यहाँ अपनी प्रजा से कर लेने का प्रावधान नहीं था।
परंतु लगातार बढ़ते कर की मात्रा के कारण नागवंशी राजाओं ने अपनी प्राचीन व्यवस्था को बदलकर प्रजा से कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। मतलब जो भी कर दिया जाता था, ऐसा नहीं है कि उसके बदले जो है प्रजा से टैक्स ले ले और उसमें से कुछ बचा ले और बाकी दे दे, ऐसा कोई व्यवस्था नागवंशी शासन व्यवस्था में नहीं था। परंतु जब इतना कर बढ़ता चला गया, अब यदि कर नहीं दे रहा था तो उनसे युद्ध करना पड़ता, बहुत सारा जान माल के हानि होता था, जिस कारण इस नागवंशी राजाओं ने अपनी जो प्राचीन व्यवस्था था जो कर नहीं लेने का, उसको बदल दिया और प्रजा से जो है कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। कर वसूलने के लिए पढ़ा के प्रमुख जो मानकिया थे उनको यह दायित्व सौंपा गया और उनको भूमिहर कहा गया। ठीक है, और कुछ कर के नाम है जैसे नायकर, पंचावही, हकीमी, ये सब कुछ कर थे। ठीक है, बाद में राजाओं द्वारा कर वसूलने के लिए एक अलग से एक आदमी को उसका कार्यभार सौंपा गया जिसको जागीरदार कहा गया। तो इससे क्या हुआ कि भूमिहरों की स्थिति में गिरावट आई, माने भूमिहरों का जो वो काम था उसको छोड़ा के और जागीरदार रखा गया कर वसूलने के लिए। तो ये सब है। अब हम लोग देखेंगे कि अब जो है अंग्रेजों का आगमन हो जाता है और वो लोग किस प्रकार यहाँ पर कर व्यवस्था लागू करते हैं उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। अंग्रेजों का आगमन। अंग्रेजों का आगमन मुगलों के बाद 1765 ईस्वी में इस क्षेत्र के दीवानी मिलने के बाद हुआ। मतलब इस क्षेत्र में उन लोगों ने एक तरह से टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया और अंग्रेज आते ही इस क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा और कर व्यवस्था अपना वसूलना प्रारंभ कर दिया। 1773 ईस्वी तक कोई नियमित कर 1773 ईस्वी तक कोई नियमित कर नहीं मिलने के कारण इस क्षेत्र मतलब छोटा नागपुर खास के लिए एसजी वेटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटा नागपुर के लिए मतलब टैक्स वसूलने के लिए पहला अधिकारी किसे नियुक्त किया गया था, तो एसजी वेटली को। ठीक है, 1773 ईस्वी में। परंतु इस कार्य में भी इन लोगों को ज्यादा सफलता नहीं मिला और कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त के बहाने राजा महाराजाओं को जमींदार बना दिया गया और जागीरदारी प्रथा जमींदारी में बदल गई। मतलब वो लोग कुछ भी कर लिए, मगर यहाँ के जनजातियों से कर वसूलना उतना आसान नहीं था, है ना। इसके लिए बहुत सारे विद्रोह भी हुए हैं, वो आगे जाके हम लोग बहुत सारे वीडियो में देखेंगे। तो अब क्या किया, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लगा दिया गया और जो यहाँ के राजा महाराजा था उन लोगों को जमींदार बना दिया गया। ठीक है, और जो जागीरदारी प्रथा था आगे वो समाप्त हो गया और जमींदार बना दिया गया और उन लोगों का एक एक क्षेत्र होता था जमींदार लोगों का, वो लोग अपने प्रजा से कर वसूलते थे और अंग्रेजों को देते थे। इस व्यवस्था से प्राचीन काल से चली आ रही मुंडा एवं नागवंशियों की राजव्यवस्था समाप्त हो गई और संपूर्ण देश के साथ साथ छोटा नागपुर झारखंड में भी अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया या अंग्रेजों का अधीन हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि नागवंशी शासन व्यवस्था जो था किस प्रकार से पहले मुगल लोग आए, फिर अंग्रेज लोग आए और धीरे धीरे ये पूरा व्यवस्था जो है अंग्रेजों के अधीन चल गया। पूरा भारत में अब अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। तो ये नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित हमारा महत्वपूर्ण वीडियो था और नागवंशी राजवंश के बारे में एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें कितने राजा आए, कितने दिन तक शासन किए, उनका विस्तृत हम लोग बताएंगे। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।